स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण से संबंधित आज आप योजनाएं जानेंगे और अधिनियम के बारे में हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हेल्थ में, आपके एक्सटेंशन में आता है ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे विमेन एम्पावरमेंट का। व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट, इसमें क्या क्या होता है, किस किस एरिया की बात की जाती है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा। देन फिर हम इससे संबंधित जो भी योजनाएं हैं और जो भी अधिनियम है उसकी बात करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स विमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण है क्या। आप क्या बोलते हैं महिला का सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य होता है किसी भी महिला का, स्पेशली समाज में जो सोसाइटी है उस समाज में उसको इक्विटी एंड इक्वालिटी प्रोवाइड करना, उसको समता समानता प्रदान करना। ठीक है? कैसी समानता प्रदान करना, किस किस एरियाज में समानता प्रदान करना, उसको एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। किसी भी महिला को क्या प्रोवाइड करना, आपके अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। कैसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना कि वो स्वयं का डिसीजन ले सके, सेल्फ डिसीजन कर सके। ठीक है? इसके अलावा उसकी जो चॉइसेस हैं वो उस चॉइसेस को पूरा कर सके, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके वेंचर से रिलेटेड हो, उसके उद्योग से संबंधित हो, कुछ भी जो एक महिला चाहती है उसको करने देना। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही कि आप महिला को ऐसे अधिकार दे दीजिए कि वो किसी को भी पीट दे, जा करके किसी को भी मार दे या किसी के ऊपर हावी हो जाए। इसे हम महिला सशक्तिकरण नहीं कहते हैं। महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है महिलाओं के स्तर को ऊंचा उठाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को सक्षम बनाना कि वे स्वयं अपने निर्णय ले सकें, स्वयं अपने पर्सनल को, अपनी पर्सनालिटी को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सके शिक्षा के द्वारा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के द्वारा। वो क्या कर सकें, स्वयं को सशक्त बना सकें। इसे हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं, ना कि दूसरों के ऊपर हावी होना, दूसरों को मारना, पीटना, उनको बुरी तरीके से हैरेस करना। ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर बिल्कुल हम क्लियर करते हुए चलेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, क्या बात होती है। ठीक है? देखिए, जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो हमें 5 एरियाज, 5 स्टेप्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए इन विमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहला स्टेप आपके आता है स्टूडेंट फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब एक महिला का शारीरिक संपूर्ण, उसका पर्सनल विकास। ठीक है? उसका शारीरिक विकास, उसको जीवन जीने का अधिकार दो, उसको जीवन में जन्म लेने का अधिकार दो। जिसमें हम बात करते हैं फीमेल फीटिसाइड की, जो कि पहले बहुत ज्यादा था। महिला भ्रूण हत्या जिसे हम बोलते थे। शिशु, अगर बच्चा पता चल जाता था कि अगर वो फीमेल है तो उसको मार देते थे, गर्भ में ही उसका अबॉर्ट करा दिया जाता था। तो ये इलीगल है, ये गलत है। इसको रोकना ये है आपके महिला सशक्तिकरण। ठीक है? इसको रोकना ये क्या है कि महिला सशक्तिकरण है। तो किसी भी फीमेल को फिजियोलॉजिकल उसको सपोर्ट करना, उसका शारीरिक विकास, उसकी फिजियोलॉजी में उसको विकास करना, उसके पर्सनल डेवलपमेंट में उसको हेल्प करना, ये जो है पहला एस्पेक्ट है। दूसरा आता है आपके एजुकेशन। उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो शिक्षा वो चाहती है, जिस शिक्षा की वो अधिकार है। मतलब लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, हमने ऐसे क्वेश्चन भी करे थे समाज में हमारे, बट ऐसा नहीं करना। लड़कियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। मैं मानती हूँ कि आज जो है विमेन एम्पावरमेंट अच्छा है हमारे देश में। कई एरियाज में आज भी ये जो सोच है लोगों की है कि लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी, उनकी तो दहेज में जो है देना होता है। बट आज जो है समय में ये काफी बदलाव आया है, बट पहले बहुत रूढ़िवादिता थी। ठीक है? तो उसी की वजह से जो है हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल उसको डेवलप करना, एजुकेशनल डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, एक महिला का आर्थिक विकास करना। आर्थिक रूप से जैसे उसको, उसके जो परिवार की प्रॉपर्टी है उसमें भी अब महिलाओं को अधिकार है। ये तो सभी जानते हैं कि अगर पिता की प्रॉपर्टी है तो महिला को अधिकार है। ठीक है? तो उसको इकोनॉमिकली जो है उसका डेवलपमेंट करना। क्लियर आ रहा है आपको? बात समझ में आ रही है मेरी?
देन है सोशल। देखिए इन सब डेवलपमेंट, ये जो सारे डेवलपमेंट हैं ये डायरेक्टली आपके जुड़ते हैं सामाजिक से। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट मतलब समाज में एक महिला को प्राथमिकता प्रदान करना, समाज में महिला को समानता प्रदान करना, उसको इक्वालिटी प्रदान करना, उसको कभी भी जेंडर के तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कि ये फीमेल है तो ये काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं करना, ठीक है। उसको अपॉर्चुनिटीज तो दीजिए आप फीमेल्स को, फिर देखिए वो काम कर सकती है नहीं कर सकती। तो एक सामाजिक विकास करना, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में विकास करना, क्लियर है। एंड द लास्ट वन इज पॉलिटिकल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी करना। महिलाओं को आप पॉलिटिक्स में भी आने दीजिए, जिसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट नाम जानते हैं आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का। फिर आप बात करते हैं हमारी जो प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति थी। इसके अलावा ऐसे किरण बेदी जी जो कि इतनी बढ़िया लीडर, इतनी बढ़िया आईपीएस ऑफिसर हैं वो थी। वो इस मतलब ये जो लेडीज हैं इन्होंने क्या ये चीज़ प्रूव करी है कि महिलाएं पॉलिटिकल में भी बहुत अच्छे से क्या कर सकती हैं, अपनी एक पहचान बना सकती हैं। तो उनको पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज भी देना, इट मीन्स उनको पॉलिटिक्स में भी आने देना और पॉलिटिक्स के थ्रू भी उनका क्या करना, डेवलपमेंट करना। क्लियर है? आपको ये पांचों बातें समझ में आई? जब हम महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसका फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसको एजुकेशनल डेवलपमेंट करना। एजुकेशनल मतलब शिक्षा संबंधी विकास, फिजियोलॉजिकल मतलब उसका जो पर्सनल विकास कह सकते हैं आप, उसका पर्सनल शारीरिक विकास, उसको जीवन तो जीने दो, जीवन जीने का अधिकार उसको प्रदान करो, फीमेल फिटिसाइड नहीं होने देना। इसके अलावा इकोनॉमिक, महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, अगर वो अपना कोई उद्योग लगाना चाहती है तो उसको उसमें हेल्प कीजिए, ठीक है। इसके अलावा उसका सोशली डेवलपमेंट करना, समाज में लोगों की सोच में परिवर्तन लाना, महिलाओं को क्या करना, अपॉर्चुनिटीज देना और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज देना। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब मैंने आपको पहले ही बताया कि हम बात करते हैं सोशल विमेन एम्पावरमेंट की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो भी पर्सनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जो भी हम बात करते हैं वो डायरेक्टली आपके सोशल से जुड़ते हैं, क्योंकि महिला क्या है, एक समाज का अंग है। समाज में आपके दो लोग हैं, पुरुष है और महिला है, ठीक है। पुरुष प्रधान देश हमारा बोला जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप महिला प्रधान देश बना दीजिए या पुरुष प्रधान देश क्यों है, हम इस पे बहस नहीं कर रहे हैं। हम बस यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, जब हम विमेन एम्पावरमेंट के एस्पेक्ट में बात करते हैं, उसके संदर्भ में बात करते हैं, तो मतलब होता है कि उसका सामाजिक विकास करना। कैसे? उसको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना। जो एजुकेशन आप लड़कों को अपने घर में दे रहे हैं, सेम एजुकेशन आपको लड़कियों को भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। उसकी हेल्थ इंप्रूवमेंट, महिला अगर स्वस्थ होगी तो वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, जो आगे हमारी जनरेशन है वो भी हेल्दी होगी। जैसे आपके गांधी जी ने एक बहुत बढ़िया विचार बोला है और सभी जानते हैं कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो क्या करते हैं, केवल एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, है ना। लेकिन अगर आप किसी महिला को शिक्षित करते हैं तो क्या करते हैं, आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। तो उसको एजुकेशन दो, प्रॉपर एजुकेशन देना, उसकी हेल्थ इंप्रूवमेंट करना, न्यूट्रिशनल स्टेटस का उसके ध्यान रखना, क्योंकि महिला को पोषक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, उसके पीरियड साइकिल में रहती है। इसके अलावा जब वो आपके आ जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तब तो बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत होती है उसके प्रॉपर न्यूट्रिशन की। तो समाज में ये बात ध्यान रखना कि एक महिला गर्भवती है तो उसका पूरा ध्यान रखा जाए, ठीक है। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की उसको जो है पूरी की पूरी मतलब आप उसको पीने का पानी सुरक्षित दीजिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए। इसके अलावा हाउसिंग एंड शेल्टर, हर एक फीमेल को हाउसिंग एंड शेल्टर प्रोवाइड कीजिए एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा भी उनका विकास कीजिए। तो ये है सोशल विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। मैंने पहले ही बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सामाजिक विकास। जब आप सामाजिक विकास करेंगे किसी भी महिला का, उसको समाज में समानता मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उसको, तो उसका जो है फिजियोलॉजिकल विकास अपने आप होगा, इकोनॉमिकली वो खुद ब खुद डेवलपमेंट होगी, उसका एजुकेशन लेवल भी बढ़ेगा और उसका पॉलिटिकल जो करियर है या पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो भी उसका ऑलरेडी होगा। क्लियर है? समझ में आ गया इतनी बात? नेक्स्ट वी मूव ऑन 3L ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट में हम 3L की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये 3L? तो पहला L है आपके सामने लर्निंग, द सेकेंड वन इज लेबर एंड द थर्ड वन इज आपके है लीडरशिप, ठीक है। तीसरा आपके क्या है, लीडरशिप। देखिए अब आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। जो फर्स्ट है वो है आपके लर्निंग। लर्निंग मतलब
आप महिला को पढ़ने दीजिए, लर्निंग करने दीजिए। लर्निंग से वो बहुत कुछ बदल सकती है अपनी लाइफ में। अगर उसके पास लर्निंग होगी तो वो लेबर भी अपने लिए जनरेट कर सकती है और उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी खुद ब खुद जनरेट हो जाएगी। तो ये है 3L ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, मतलब महिला सशक्तिकरण से संबंधित 3L। ठीक है, 3L समझ में आ गया आपको। सबसे पहला क्या है? लर्निंग, देन है आपके लेबर, एंड द थर्ड वन इज लीडरशिप। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये है लर्निंग से सिंपली आप समझ लीजिए कि उसको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, फीमेल को उसको एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। तो वो खुद ब खुद अपने लिए लेबर जनरेट कर सकती है और अपने लिए क्या कर सकती है, एक ऐसा मैनकाइंड जनरेट कर सकती है, अपने लिए एक ऐसी दुनिया बना सकती है जो आप देखते रह जाएंगे। तो ये है एक, हमें बात करते हैं एम्पावरमेंट की, मतलब महिला को सशक्त बनाना, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट करना, उसका शारीरिक से लेकर मानसिक, उसका सामाजिक, उसका आर्थिक और उसका राजनीतिक विकास करना, हम कहते हैं किसी भी महिला का सशक्तिकरण करना। क्लियर है? कहीं भी उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, कहीं भी जेंडर बायसनेस नहीं लाना और कहीं भी उसको नीचा नहीं दिखाना कि ये काम तुम नहीं कर सकती। गिव अपॉर्चुनिटीज। फिर देखिए महिला क्या कर सकती हैं, जिसमें आप बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स लेते हैं कल्पना चावला का, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं हम। ऐसे तो बहुत हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो था वुमेन एम्पावरमेंट और उससे संबंधित योजनाएं और उससे संबंधित अधिनियम। अब हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण से संबंधित आपके अधिनियम कौन कौन से हैं, मतलब लॉज कौन कौन से हैं, कानून कौन कौन से हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारे कानून हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने आपके स्टडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कानून निकाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम की हम यहाँ पर बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा चुके भी हैं और पूछे जा सकते हैं। ऐसा तो बहुत सारे अधिनियम हैं, मैं बता भी नहीं सकती आपको, इतने सारे अधिनियम है। क्लियर है? तो चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम की बात करेंगे, फिर हम योजनाओं पे चलेंगे। सबसे पहला आपके अधिनियम है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि आपके 1856 में आया था। कब आया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम? आपके 1856 में। इस अधिनियम के से क्या करा गया था, समाज में क्या सुधारा गया था कि जो विधवा हो गई अगर कोई महिला, तो वो खुद से विधवा नहीं होती। ठीक है, वो खुद से तो नहीं विधवा हुई है ना, तो उसको दोबारा से जीवन जीने का अधिकार दीजिए, उसको दोबारा से विवाह करने का अधिकार प्रदान करता है आपके क्या, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो कि कब आया? 1856 में। तो हमारे जो सिलेबस है उसमें हमसे ये जो अधिनियम है ये पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली इनकी सन पूछ ली जाती हैं। क्लियर है? दूसरा जो आपके अधिनियम है स्टूडेंट वो है सती प्रथा अधिनियम 1829। इसके बारे में मैंने अपने कम्युनिटी टैब पर भी बात की थी। देखिए ये अधिनियम सबसे पहले आपके बंगाल में बना था और राजा राम मोहन राय जो हैं वो आपके सती प्रथा अधिनियम से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, क्योंकि इनके जीवन में इन्होंने बहुत कुछ देखा है। इन्होंने अपनी भाभी को अपनी आंखों के सामने जिंदा जलते हुए देखा था, राजा राम मोहन राय ने। अगर हम इनकी बात करें, इनके माँ बाप खत्म हो गए थे, फिर इनकी भाभी ने ही इनको पाला पोसा था। इनके भाई जो है एक्सपायर कर जाते हैं और इनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया था उनकी आंखों के सामने, सती प्रथा जो थी। तो अब से ये जो थे इसको अबॉलिश करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित हो गए थे और इन्होंने इसको खत्म करने के लिए बहुत बड़ा एक मतलब अभियान चलाया था, जो कि बंगाल में आपके हुआ था। सती प्रथा अधिनियम इसको बोला जाता है, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 में सबसे पहले आपके ये प्रकाशित हुआ था, सामने आया था। क्लियर है? राजा राम मोहन राय से संबंधित थे। अब स्टूडेंट इसमें एक मैंने आपको जो वीडियो दिया था लास्ट, उसमें मैंने आपको बताया था 1987। देखिए ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। 1829 में सबसे पहले आपके जो है बंगाल में सती निषेध अधिनियम की बात होती है। उसके बाद राजस्थान की राज्य सरकार ने सती को रोकने के लिए 1987 में एक एक्ट पारित किया था, एक कानून बना दिया गया था, क्योंकि यहाँ भी एक बहुत सेंसिटिव केस हुआ था। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तब मैंने वो जाना, एक शायद आपके 16 ईयर्स या 18 ईयर्स की एक यंग गर्ल थी और उसको जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। तो बहुत सेंसिटिव केस हुआ था आपके 1987 में। तब राज्य सरकार ने, जो राजस्थान की सरकार थी, इसने सती को प्रथा को बिल्कुल बैन करने के लिए, इस अधिनियम को रोकने के लिए विधवाओं को स्वैच्छिक या आपके जबरन जिंदा जलाना, जिंदा दफनाना, सती के किसी भी जुलूस में भाग लेने सहित ऐसे कृत्यों का महिमा मंडन करना दंडनीय हो गया। जब ये एक्ट आपके पारित हो गया राजस्थान में भी, और यह अधिनियम 1988 में भारतीय संसद का एक अधिनियम बन गया, जब सती आयोग रोकथाम अधिनियम 1987 अधिनियम किया गया था। तो अगर हम सबसे पहले आप ऑप्शंस देख लीजिएगा,
सबसे पहले अगर आपसे बात करी जाए कि सती प्रथा अधिनियम कब आया, तो वो आपके आया था 1829 में। और उसके अलावा जब आपके बात करते हैं हम सती प्रथा रोकथाम अधिनियम या निषेध अधिनियम, तो वो आपके राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा 1987 में पारित किया गया था। क्लियर है? इसको मैंने कल ही आपके अपने कम्युनिटी टैब पर क्लियर कर दिया था। तो ये दो आपके एक्ट बिल्कुल क्लियर हो गए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एंड सती प्रथा अधिनियम। और ये दोनों किसके लिए थे? ये दोनों महिलाओं का क्या करना था, देख लीजिए, समाज में उनके स्तर को बढ़ाने के लिए। समाज में उनकी जो दुर्दशा हो गई थी, हमारे जब वेद पीरियड्स थे, जो वेदास पीरियड थे, जब हमारे आर्य सामाजिक पीरियड जब थे, तब ऐसा नहीं था। तब फीमेल्स को बहुत फ्रीडम थी। जैसे जैसे मनुष्य कर्म कांड की तरफ चलता चला गया, महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत खराब होती चली गई। तो उसको उठाना ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महिला को सशक्त करना। क्लियर है? इन दोनों के द्वारा क्या किया जा रहा है? महिला को सशक्त किया जा रहा है। किसी को भी जिंदा जलाना, कोई भी क्या कहते हैं, मतलब ये कानून, ये कोई बात नहीं होती कि अगर उसका पति मर गया तो उसे भी जिंदा जला दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम बाल विवाह निरोध अधिनियम, जो कि बहुत आपने इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। 1929 में आया था। इसमें क्या था, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी और फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। हस्बैंड मर गया, वो लड़की विधवा हो गई, या तो उसको जला दो या फिर वो आजीवन ऐसे ही काट दो। इसके ऊपर आप सबने बहुत ही ट्रेजिड, मतलब बहुत अच्छा एक सीरियल देखा था, बालिका वधू, अगर आप लोगों को याद हो। वो पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड था। जब वो सीरियल स्टार्ट हुआ था कलर्स पर, इतना मतलब सुंदर सीरियल था वो स्पेशली आपके बाल विवाह, फिर उसमें विधवा विवाह, फिर उसमें उन्होंने बेमेल विवाह, काफी सारे विवाह दिखाए थे। तो पहले क्या था, जब ये अधिनियम आया था तो लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल कर दी थी, लड़कों की 18 साल तय कर दी गई थी। लेकिन फिर इसको रिफॉर्म किया गया 1949 में। भारत की जब फ्रीडम मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, तब इसमें 15 कर दिया गया लड़कियों की एज को। लड़कों के लिए 1978 में 18 और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया। 1978 में फिर इसको क्या करा गया, आपके रिफॉर्म किया गया, मतलब इसको फिर से सुधारा गया। 1978 में 18 कर दिया गया, लड़कों के लिए 21 कर दी गई और लड़कियों के लिए 18 कर दी गई। और अभी ये फिर से हमारे लेटेस्ट अभी ये रिफॉर्म किया गया है, जिसमें लड़कियों की एज क्या कर दी गई है, 21 कर दी गई है ना, 21 कर दी गई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग जो था वो आपके हरविलास शारदा जी का था, जिसलिए इसको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये दोनों क्वेश्चन सेम एज इट इज आपसे लास्ट ईयर टीजीटी में पूछे गए थे। तो ये आपके महिला सशक्तिकरण से संबंधित ही है। ठीक है, जिसमें आपके बाल विवाह निषेध अधिनियम आ जाता है 1929। और इससे कौन संबंधित था, तो हरविलास शारदा जी संबंधित थे, इसलिए इस एक्ट को हम शारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं। जिसमें क्या कर दिया गया था, बच्चों में लड़कों की उम्र 21, लड़कियों की 18 साल कर दी गई थी। लेटेस्ट अभी ये जो है लड़कियों की उम्र फिर से 21 साल कर दी गई है। अभी मैं इस चीज में कंफर्म नहीं हूं कि वो एक्ट पारित हो चुका है या नहीं पारित हो चुका है। तो अभी बात हुई थी कि लड़कियों की उम्र 21 साल कर दी जाएगी, आई थिंक कर ही दी गई है, तो इस पर हम बहस नहीं करते। ठीक है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, दोनों तीनों अधिनियम हो गए। नेक्स्ट है आपके, अब आप इसको फटाफट से पॉइंट आउट करके लिखते चले जाइए स्टूडेंट अपनी नोटबुक में, जो है आपके स्पेशल मैरिज एक्ट, या आप इसको विशेष विवाह अधिनियम भी बोलते हैं। विशेष विवाह अधिनियम जो कि आपके 1954 में आया। ठीक है, फिर है आपके हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें आपको क्या बोलेंगे आप इसको, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और ये सब आपके जो हैं महिलाओं के लिए काम भी करते हैं और समाज में क्या करते हैं, ये सारे कानून क्या लाते हैं, समाज में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, बैलेंस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है आपके 1956 में आया। देन है आपके हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये भी आपके 1956 में आया। इसे अब हमा करके बुलाते हैं, HAMA, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, फिर आपके आता है बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्ट है, डारी प्रोविजन एक्ट, जिसे आप दहेज उन्मूलन कानून बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं, जिसमें दहेज लेना एक क्या है, जुर्म है, दंडनीय अपराध है, जो कि कब आया, आपके 1961 में आया। देन है आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, जो कि 1970 में आया। मैंने लास्ट वीडियो में भी इससे रिलेटेड बात की थी कि फीमेल से आप ज़्यादा काम नहीं ले सकते, मतलब काम से मतलब है जो आपका टाइम है, मान लीजिए आपकी शिफ्ट 8 घंटे की है, तो आप उनसे जबरदस्ती 9 घंटे 12 घंटे उनको बैठा के काम नहीं करवा सकते। ठीक है,
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो कि आपके घरेलू हिंसा अधिनियम बोला जाता है। जो महिलाओं के साथ होती है, उन्हें पीटा जाता है, जो उनके हस्बैंड उन्हें शराब पी के मारते हैं या उनके संग किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार होता है घर में, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उससे संबंधित भी आपके एक एक्ट है जो कि आपके आया था 2005 में। क्लियर हुआ? तो ये सारे अधिनियम है स्टूडेंट आपके विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट देख लेंगे प्लान्स एंड पॉलिसीज को। जाने से पहले मैं इसको एक बार और बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर कोई भी डेट आपको ऊपर नीचे लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। जैसे कि स्टूडेंट ने मुझे सती प्रथा के लिए कमेंट किया और मैंने तुरंत उसको बिल्कुल क्लियर किया है अपने कम्युनिटी टैब पर कि हाँ, सती प्रथा अधिनियम की सबसे पहले बात आपके 1829 में ही हो गई थी, क्योंकि राजा राम मोहन राय जी उस समय जीवित थे, उनके सामने ही ये बात हो गई थी बंगाल में। ठीक है, लेकिन फिर इसको 1987 में जो है सती रोकथाम अधिनियम आया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सती प्रथा अधिनियम है, ये सती रोकथाम अधिनियम है 1987 में राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया था, क्योंकि वहां भी एक बहुत सेंसिटिव केस हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपके आ जाता है विशेष बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, जो कि हरविलास शारदा से रिलेटेड है, शारदा एक्ट से संबंधित है। देन फिर आपके स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, डायरी प्रोविजन एक्ट जिसे आप दहेज उन्मूलन अधिनियम बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम। मेरे पास इतना स्टफ होता है ना स्टूडेंट, और मैं सिंगल हैंडेड हूँ, मैं थक जाती हूँ ये पीडीएफ तैयार करते करते। अब ये पीडीएफ में जितना भी टाइपिंग वगैरह है स्वयं मैंने खुद से अपने हाथ से किया है। इसको बनाना, फिर पहले तो सब कुछ कलेक्ट करना, ठीक है, देन फिर इसको बनाना, देन फिर आपके सामने प्रेजेंट करना, इसको रिकॉर्ड करना, आपके सामने प्रेजेंट करना, मेरी पूरी मेहनत जाती है स्टूडेंट। मेरे पास इतना स्टफ होता है कि मैं थक जाती हूँ कि मैं क्या क्या आपको बताऊँ। अब पता है मैं इसमें क्या ऐड करना भूल गई हूँ, अभी मुझे ध्यान आ रहा है, मैं इसमें आर्टिकल्स ऐड करना भूल गई, जो कि मैं आपको यहीं बता देती हूँ, जो फीमेल्स से रिलेटेड हैं। स्पेशली बहुत सारे आर्टिकल्स है, मेन हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल का मतलब तो समझते हैं ना आप, हमारे संविधान में कुछ धाराएं लिखी हुई हैं, कुछ हमारे संविधान में आपके आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि एक संविधान लागू करते हैं हमारे देश में। तो जिसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, कहीं पर मुझे ब्लैंक मिल जाए थोड़ा सा भी, चलिए यहीं पर लिख लेती हूँ मैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 क्या कहता है, आप लिखते चले जाइए, मैं ये स्टूडेंट पॉइंट करना भूल गई। ठीक है, मैं ये चाहती थी प्रोविजन फॉर वुमेन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं विमेंस के लिए भारतीय संविधान में, मैं बिल्कुल भूल गई, मेरे दिमाग से उतर गया। फिर भी आप लिख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, आप कॉपी पेन लेके मेरी क्लास में जरूर बैठा करिए। आर्टिकल 15 है जो कि आप भारत के प्रत्येक नागरिक को जाति, धर्म, लिंग किसी भी आधार पर वो भारत के नागरिक को क्या नहीं करता, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है भारत में रहने का अधिकार है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ प्लेस। आप कहीं भी आपने भारत में जन्म लिया हो, आपका कोई भी लिंग हो, आपकी कोई भी जाति हो, आपका कोई भी धर्म हो, आप किसी भी समुदाय से हो, आपको भारत में रहने का अधिकार है। समझ में आया? आर्टिकल 15 सबको भारत में रहने की फ्रीडम देता है, सबको एक समान मानता है, किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। आर्टिकल 16 जो है आपके वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है, मतलब फीमेल्स और मेल्स दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता है इन पब्लिक कमीशन। अगर कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर मेल को वहां पे 25,000 मिल रहे हैं तो फीमेल को वहां पे 15,000 मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है। आर्टिकल 19 हर किसी को जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 19 आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, एक बार लिख लीजिए। आर्टिकल 19 फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन, फ्रीडम्स ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बात को, अपनी अभिव्यक्ति को रखने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 19। इसके अलावा आर्टिकल 40 है, फटाफट से लिखते चले जाइए। आर्टिकल 40 मतलब आपके 40वां आर्टिकल जो है वो प्रोविजन करता है पंचायती राज सिस्टम में, जो कि हम बात कर चुके हैं कि 50% रिजर्वेशन है पंचायती राज सिस्टम में, इंस्टीट्यूशन में। आर्टिकल 40 ये रिजर्वेशन देता है एंड अंडर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तब उसके बाद वो लागू की गई थी बलवंत राय मेहता जी की समिति के द्वारा। और ये सब बात आप पंचायती राज में करेंगे जब हम आगे पंचायती राज पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 40 जो ये है ये प्रोविजन देता है, रिजर्वेशन देता है महिलाओं को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, और 50% महिला को देने वाला राज्य जो है पहला वो बिहार बना था। फिलहाल हमारे देश में 21-22 राज्य आराम से 50% जो है आरक्षण प्रोवाइड करते हैं महिलाओं को।
इसके अलावा आप आर्टिकल लिखिए स्टूडेंट, आर्टिकल 42 लिखिए। ये जो आर्टिकल 40 से मैं बता रही हूँ, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं, ये वाद योग नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको लेके कोर्ट में चले जाएंगे। ये हर एक राज्य का अपना कर्तव्य है कि वो ये देता है या नहीं देता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि 21-22 राज्य जो हैं स्पेशली इस समय दे रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हर राज्य को देना जरूरी है, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, DPSP हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको संविधान नहीं पढ़ा रही, मैं बस स्पेशली कुछ धाराएं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं विमेन एम्पावरमेंट पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको पूरी जानकारी दूँ। आधी अधूरी जानकारी देने से क्या फायदा है। और मैं आज से नहीं पढ़ा रही हूँ विमेन एम्पावरमेंट की बात, मैं आज से नहीं करती। जब ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था ना आज से 4 साल पहले, तब भी मैंने आपको विमेन एम्पावरमेंट पढ़ाया हुआ है। अगर आप देखिएगा तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल 42 आपके विमेन्स को डिलीवरी में हेल्प करता है, मतलब प्रसव संबंधी सेवाएं जो है आर्टिकल 42 देता है। आर्टिकल 47 लिख लीजिए आप लोग। आर्टिकल 47 जो है ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो फीमेल्स को क्या दे, न्यूट्रिशन और उनके जीवन को सुधारने के लिए, पब्लिक हेल्थ में उनको अच्छा जीवन देने के लिए आर्टिकल 47 काम करता है। इसके अलावा 2 आर्टिकल्स और हैं, वो भी लिख लीजिए आप। आर्टिकल 330 लिख लीजिए। ये रिजर्वेशन देता है वुमेन्स को लोकसभा में। अंडर 84th अमेंडमेंट 84वां संविधान संशोधन किया गया था और लोकसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देता है आर्टिकल 330। और इसके अलावा आपके है आर्टिकल 332। ये आपके विधानसभा में, जो आपके हर राज्य में होती है विधानसभा, हर राज्य में होती है ना विधानसभा, तो राज्य में आपके विधानसभा में जो है रिजर्वेशन देता है आर्टिकल 332। तो ये मैं ऐड करना भूल गई थी आर्टिकल्स को, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं और आपने लिख लिए होंगे। नहीं लिखे हैं दोबारा से वीडियो देख लेना, रिपीट कर लेना और लिख लेना, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि जब मैंने वीडियो बना दिया है और इसका PDF मैं आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए नेक्स्ट अब हम बढ़ जाते हैं पॉलिसीज एंड प्लान्स के ऊपर। प्लान्स एंड पॉलिसीज मतलब कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं महिलाओं से संबंधित हमारे देश में, जिससे महिलाओं का क्या हो सके, उत्थान हो सके। जो क्यों हमें ये प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे जो भारत है इसकी 70% पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है, गाँव में निवास करती है। तो गाँव में भी महिलाएं हैं, गाँव में भी बच्चे हैं। हमें उन गाँव की महिलाओं का भी ध्यान रखना है, ताकि वो भी क्या कर सके, हर एक अपॉर्चुनिटी ले सकें और उनका जीवन स्तर कैसा हो सके, उच्च हो सके। तो इसके लिए देखिए आपको स्क्रीन पर कितनी सारी योजनाएं दिख रही हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी आ जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वन स्टॉप सेंटर, ठीक है। ये सब आपके इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं और इससे भी ज्यादा और भी हैं जो मैंने ऐड किए हैं। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लें हम भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं के बारे में। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लिख लेंगे स्टूडेंट CSWB, दैट इज सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। आपके एक बोर्ड बना सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड 1953 में, जो कि आपके कल्याणकारी बोर्ड था, सामाजिक कल्याणकारी बोर्ड था। और महिलाओं को इसमें बहुत ज्यादा क्या करा गया था, सम्मिलित किया गया था, महिलाओं के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। तो आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड कब बना, CSWB कब बना, तो 1953 में बना, ओके। सेकेंड है आपके SSWB, दैट इज स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड। लिख लीजिए क्या है ये, स्टेट मतलब सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड तो बना आपके पूरे केंद्र सरकार के द्वारा, ये एक बोर्ड था केंद्र सरकार के द्वारा। फिर अपने राज्य में जो बोर्ड बनता है वो क्या होता है, आपके स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड, जो आपके सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं। सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आपकी ये स्टेट में आ जाता है। और एक है आपके सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है, ये 1954 में बना। नेक्स्ट देखिए आप स्टूडेंट्स है राष्ट्रीय महिला कोष, क्या बनाइए आपके राष्ट्रीय महिला कोष, इसको RMK लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या लिखते हैं, RMK लिखते हैं, राष्ट्रीय महिला कोष, जो कि आपके 1993 में बना। पता है मैंने स्टूडेंट्स बहुत सारा ऑर्डर करने की कोशिश की है, मतलब आपको लाइन वाइज दे सकूं, ईयर वाइज, जैसे मैंने 1953 फिर 54 फिर मैं 93 95 में आ गई, लेकिन बीच में एक आध मुझे याद आई योजना तो मैंने लिख दी है। आप ऐसा करना, एक सीरियल वाइज ही लिखना, जैसे मैंने लिखा है हर एक
योजना को पहले ईयर वाइज लिखना कि पहले कौन सी आई फिर कौन सी आई, तो आपको उसको याद रखने में इजी होगा। क्लियर है। बीच बीच में एक आध मैं भूल गई थी तो मैंने ऐड करी है, तो ईयर मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, बट आप लोग सीक्वेंस में लिखना। जब ये पीडीएफ आप लेना या अभी भी आप लिख रहे हो तो लिख सकते हो, सीरियल वाइज कर लेना। मेरे कहने का मतलब है ईयर वाइज लिखना कि पहले कौन से ईयर में कौन सी आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई। क्लियर। जैसे मैंने पूरी कोशिश करी है यहाँ पर करने की। आपके राष्ट्रीय महिला कोष, ये कोष वही है जिसमें महिलाओं से उनके सशक्तिकरण संबंधी जो है जितनी भी योजनाएं चलती हैं उसके लिए पैसा वगैरह देती है सरकार। क्लियर है। तो राष्ट्रीय महिला कोष आपके 1993 में बना। फिर है आपके इंदिरा महिला योजना, एक आपकी योजना थी इंदिरा महिला योजना, ये आपके 1995 में आई। क्लियर। देन है आपके BPFA, ये है बीजिंग प्लेटफॉर्म एक्शन था। ये आपके स्टूडेंट, ये बीजिंग में हुआ था, चाइना में हुआ था, फीमेल्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्शन था। इसको हम बोलते हैं आपके बीजिंग प्लेटफॉर्म एक्शन। ठीक है, बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, BPFA। ये 1995 में आपके चाइना में बीजिंग में हुआ था, स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज के लिए बात करने के लिए ही हुआ था। तो ये BPFA है, इंपॉर्टेंट है, मेरे नोट्स में था तो मैंने आपको ऐड करवा दिया है जब मैं पढ़ा ही रही हूं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट हम, आपके है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, और ये योजना आपके उत्तर प्रदेश में चल रही है 1996 में। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, इसके बारे में लिख लीजिए आप लोग, 1996 में आया। यह योजना आपके उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम के द्वारा चलाई गई। इसका पर्पस था जो भी निर्बल ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं, लेकिन निर्बल है, मान ली किसी भी तरीके से मतलब वो सक्षम नहीं है, तो उनको ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड्स में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मतलब उनको ट्रेनिंग देना ट्रेड्स में। ट्रेड समझते हैं ना आप, किसी भी व्यापार संबंधी उनको ऐसी ट्रेनिंग देना जिससे वो क्या कर सके, अपने लिए पैसा जनरेट कर सके। उसको बोलते हैं आपके मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना, ठीक है, N है यहाँ पे, स्वावलंबन योजना 1996। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आ रही हैं योजनाएं दोनों, जो कि है आपके स्वयं सिद्धा योजना 2002 में आई थी आपकी ये। इसमें महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए थे, जिसे आप बोलते हैं SHG। क्या बोलते हैं आप? SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए थे। मतलब महिलाओं के ही कुछ ग्रुप होंगे और वो क्या करेंगे, स्वयं सहायता केंद्र या स्वयं सहायता समूह बनेंगे और महिलाओं के लिए कार्यरत होंगे वो। तो ये है स्वयं सिद्धा योजना, मतलब स्वयं अपनी सिद्धि करो, स्वयं अपने लिए क्या करो, जनरेट करो, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का निर्माण किया गया था। ये योजना आपके 2002 में आई थी। देन आप लिखिए स्वधार योजना। स्वधार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी लिख लीजिए आप लोग। स्वधार योजना ये भी आपके 2001-2002 में ही आई थी, 2001-2002। क्लियर है, स्वधार योजना। नेक्स्ट लिखिए आप स्टूडेंट स्टेप। स्टेप है स्टूडेंट, इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपके सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर विमेन। देखिए स्टूडेंट, इसके बारे में एक बार और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। इसको मैंने आपके 2001-2002 बताया है आई थिंक, नहीं, इसकी जो स्टार्टिंग लॉन्चिंग है, जब पहली बार ये सामने आया था स्टेप जो है, ये 1986 और 87 में आया था स्टूडेंट। इसको रीलॉन्च किया गया 2001-2002 में, सॉरी 2003-2004 में, और फिर इसको रिवाइज किया गया आपके 2014 में। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं स्टेप की, इसकी फुल फॉर्म है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। मतलब ऐसे वुमेन को ट्रेनिंग करके सपोर्ट करना और उनके लिए क्या करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम को बनाना, मतलब रोजगार संबंधी कार्यक्रम को बनाना महिलाओं के लिए स्पेशली, इसलिए इसका नाम है स्टेप। ऐसे करके जैसे आप स्टेप चढ़ते हैं ना, ऐसे करके एक एक करके सीढ़ी आप चढ़ते चले जाते हैं, तो ये स्टेप प्रोग्राम है, सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर विमेन। महिलाओं को क्या करना, ट्रेनिंग देना, उन्हें सपोर्ट करना और उनके लिए क्या करना, रोजगार संबंधी प्रोग्राम बनाना। तो ये सबसे पहले स्टूडेंट 1986-87 में आया था। कब आया था? 1986-87 में आया था। फिर इसको रीलॉन्च किया गया 2003-2004 में, मतलब दोबारा से इसको रीलॉन्च किया गया 2003-2004 में। फिर इसको 2014 में रिवाइज किया गया। हर प्रोग्राम को कभी ना कभी रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, बदलाव लाने की जरूरत पड़ती है। बदलाव तो प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज एक जैसी नहीं चल सकती, तो बार बार बदलाव होते हैं। उससे हमें क्या लेना, हमें वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। हमें स्पेशली इसकी मेन सन पता होनी चाहिए
तो स्टेप की जो आपके लॉन्चिंग ईयर है वो है 1986 टू 87। ये इस समय जो है आपके महिलाओं के लिए स्पेशली बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर विमेन। महिलाओं को ट्रेनिंग देना, सपोर्ट करना ट्रेनिंग के लिए, उनको ट्रेनिंग तो समझते हैं ना आप लोग, और एम्प्लॉयमेंट रोजगार मिले ऐसे प्रोग्राम बनाना। नेक्स्ट है आपके स्टूडेंट वंदे मातरम योजना, जो कि मैंने लास्ट आपसे बात करी थी वंदे मातरम योजना के बारे में। यह आपके गर्भवती महिलाओं के लिए थी। किसके लिए थी? गर्भवती महिलाओं के लिए। और इसमें गर्भवती महिलाओं का बहुत ध्यान रखा जाता है, स्पेशली उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को। इस योजना का नाम है आपके वंदे मातरम योजना, और ये योजना आपकी कब आई? 2004 में आई। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, परिवार नियोजन बीमा योजना। मैंने आपको बताया था, इसके बारे में भी हमने बात करी थी। परिवार नियोजन बीमा योजना 2005 में आई। ये वो योजना थी यदि नसबंदी के दौरान, नसबंदी जो आपके बिल्कुल एक परमानेंट इलाज होता है चाइल्ड बर्थ को रोकने का, जिसमें फीमेल में होती है आपके फीमेल ट्यूबेक्टॉमी, और जो आपके मेल में होती है उसको बोलते हैं मेल वासेक्टॉमी। ठीक है, उसमें वास्ट डिफरेंसेस, जो नलियां होती हैं जो शुक्राणु को आपके जनरेट करती हैं उसको काट देते हैं, और इसमें आपके महिलाओं में फीमेल जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उसको कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके परमानेंट इलाज है परिवार नियोजन बीमा योजना। तो यदि कोई महिला नसबंदी के दौरान मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को क्या करा जाता है? 1 लाख रुपए का सहायता प्रदान की जाती है। यह है परिवार नियोजन बीमा योजना, 2005 में आई। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट उज्ज्वला योजना। ऑल आर इंपॉर्टेंट। अब ये पेपर में पूछ ली गई तो ऐसे मैं नहीं बोल सकती मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वला योजना जो कि आपके 2007 में आई, ये उन महिलाओं के लिए थी स्पेशली स्टूडेंट जिनको क्या करा जाता है? बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उनको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, उनका यौन शोषण होता है। उन महिलाओं को जो है आपके क्या करने के लिए, दोबारा से जीवन जीने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है उज्ज्वला योजना, जो कि आपके 2007 दिसंबर 2007 में आई थी। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके स्टूडेंट नारी शक्ति पुरस्कार। अब देखो ये मैं ऐड करना भूल गई तो मैंने बीच में ऐड करा है, और यहाँ पर मैंने स्टेप भी बीच में ऐड किया है, जबकि मैं लाइन वाइज चलती आ रही थी। लेकिन आप लोग लिख लेना, ठीक है? आप लोग ध्यान से लिख लेना, एक ईयर वाइज पूरी लिखना कि पहले कौन से ईयर में कौन सी आई, फिर कौन सी आई। आपके हैं, हम कहाँ पे थे? नारी शक्ति पुरस्कार। नारी शक्ति पुरस्कार को स्त्री शक्ति पुरस्कार भी कहते हैं, और ये सबसे पहले आपके 1999 में देना स्टार्ट किए गए थे। तो सबसे पहले आपके कब देना शुरू करे गए थे? ये 1999 में। इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार, स्त्री शक्ति पुरस्कार भी बोलते हैं। अभी 2022 में भी दिए गए हैं ये। आप लोग ये सर्च करिएगा कि किस किस को जो है और किस किस फील्ड में किस किस चीज के लिए जो है नारी शक्ति पुरस्कार प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दिए हैं, आप लोग जरूर देखिएगा इसके बारे में। देन है आपके KGBY, ये है आपके, इसको फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004। अब इसको लेके भी कुछ बच्चों में मतभेद है। कोई कहता है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना है, कोई कहता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है। तो ये तो मुझे नहीं पता, मुझे तो फिलहाल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना मिली है, जो कि 2004 में आई थी, जिसका क्या आपके उद्देश्य था? जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की बालिकाएं हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, तो उन लड़कियों की शिक्षा के लिए यह योजना काम करती है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। और ये योजना आपके उत्तर प्रदेश में चल रही है 2004 से। ठीक है, क्लियर है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। अब शायद वो कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना उन्होंने उसको आंसर माना है। लास्ट ईयर अगर पूछा गया था तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन पे, चलो मैं देख लूंगी एक बार। लेकिन फिलहाल मुझे ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना से ही मिला है। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द्वाकरा तो आपके 82-83 में आया था, और जो कि महिला और बच्चों के आपके चहुमुखी विकास के लिए बात करता है। देखिए, जब हम फीमेल्स की बात करते हैं ना, तो इनडायरेक्टली आपके बच्चे भी आ जाते हैं, क्योंकि माँ से जुड़े हुए बच्चे कहाँ जाएंगे। अच्छा हाँ, और एक बात, अब केवल ऐसा नहीं है कि केवल यही सारी योजना जो मैं पढ़ा रही हूँ, केवल यही योजना जो है महिलाओं के कल्याण के लिए काम करती हैं। भाई ICDS भी करता है, IRDP भी करता है, मनरेगा भी करता है, बहुत सारी करती
करती हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं स्पेशली कौन सी करती हैं, हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, स्पेशली विशिष्ट कौन सी योजनाएं हैं जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के कल्याण के लिए काम करती हैं, तब हम उन योजनाओं को पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब आप ये मत समझना कि मैम ने जो योजना बनाई, अब मान लो आ गया ICDS किसके लिए काम करती है, तो तुम कौन, नहीं मैम ने तो बताया ही नहीं ICDS महिलाओं के लिए काम करती है। ICDS भी महिलाओं के लिए काम करता है, लेकिन जब हम स्पेशली महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तब हम कुछ कानून, कुछ धाराएं और क्या कर रहे हैं, कुछ योजनाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है, जो स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं। तो द्वाकरा आपके महिला के चहुमुखी विकास, उसके जो है ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपके योजना, जो कि 22 जनवरी 2015 में आई थी, और ये बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। बेटी बचाओ मतलब फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए, क्योंकि जो लिंगानुपात है हमारे देश का वो बहुत कम है। 1000 पे आई थिंक 941 है, आई एम नॉट श्योर, प्लीज क्लियर कर लेना। जो आपके ये आया था 2011 में जो जनगणना हुई है, आई थिंक 941 है, मैं क्लियर नहीं हूँ इस समय बिल्कुल भी, मेरे को जो है मतलब मैं डाउटफुल हूँ इसमें, तो आप लोग ज़रूर बताएं मुझे क्या है इसका जो रेशियो था, ऑल इंडिया जो रेशियो था लड़कियों का क्या है लड़कों पर, 1000 पे कितनी लड़कियां हैं, तो मुझे बिल्कुल भी इस समय नहीं, या तो ये मैं यूपी का बता रही हूँ या फिर मैं ऑल इंडिया का बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अभी क्लियर नहीं है। खैर छोड़ो उसकी बात हम नहीं करते। मैं बस इसलिए ये चीज़ बताना आपको चाह रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसलिए आया कि भाई ये जो सेक्स रेशियो है जो इतना गिर गया है, 1000 पे लड़के हैं तो लड़कियां इतनी कम हैं, तो उसको बढ़ाया जा सके। मतलब फीमेल फिटिसाइड, जो लोग भ्रूण बच्चे मार देते हैं या लड़कियों को फेंक देते हैं पैदा होने के बाद, वो सब कम किया जा सके, और उनको पढ़ाना। जब बेटी पढ़ेगी तो वो क्या करेगी, वो खुद अपने लिए क्या कर लेगी, जनरेट कर लेगी एम्प्लॉयमेंट, अपने आप को सेल्फ वो डेवलप कर सकती है। तो ये योजना आपके 22 जनवरी 2015 में आई थी, और महिला सशक्तिकरण से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसी योजना में स्टूडेंट एक योजना और थी, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई थी, इसी योजना में ही थी वो स्टूडेंट, वो थी आपके सुकन्या समृद्धि योजना। ये सुकन्या समृद्धि योजना एक स्मॉल सेविंग स्कीम थी, और वो इसी योजना में थी। इसको आप 2015 आराम से याद कर सकते हैं। यह योजना भी आपके 2015 में आई थी। इसमें क्या था, कुछ अमाउंट लड़कियों के लिए सेव कर दिया गया था। ठीक है, कुछ पैसा, कुछ सेविंग अमाउंट बनाया गया था, सेविंग स्कीम थी ये सुकन्या समृद्धि योजना। ये इसी का पार्ट है बेटी बचाओ बेटी आंदोलन का। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, हम सबको क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके वन स्टॉप सेंटर स्कीम, जो कि अभी आपने सबसे पहले ही देखा जब मैंने आपको अपना एक दिखाया, जब हमने प्लान्स एंड पॉलिसीज की बात करी थी, तो वन स्टेप सेंटर की स्कीम की भी बात करी थी, वन स्टॉप सेंटर स्कीम की। एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये वन स्टॉप सेंटर है। वन स्टॉप सेंटर, रहने की सुविधा देना, स्वास्थ्य सुविधा देना, पुलिस की सहायता देना, कोई आपातकालीन कोई परेशानी आ गई है महिला को तो वो देना, कानूनी सहायता देना और परामर्श देना। ठीक है, तो ये था वन स्टॉप सेंटर स्कीम। मतलब एक ऐसा स्टॉप है जो कि आपको हर तरीके की सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। रहने के लिए मकान भी देना महिलाओं को, कैसी महिलाओं को, जो किसी भी कारणवश समाज की सताई हुई है, किसी भी तरीके से समाज से वो बहिष्कृत है, तो उन महिलाओं के लिए ये स्पेशली बना हुआ है। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर आश्रय देती हैं, स्वास्थ्य सेवा देती हैं, उनको हेल्प करती हैं, उनको कानूनी सहायता भी देती हैं, उनको आपातकालीन सहायता भी देती हैं, उनको पुलिस सहायता भी देती हैं। क्लियर है, परामर्श भी देती हैं। तो ये भी वन स्टॉप सेंटर भी, ये भी आपके 2015 में आई थी। कब आई थी, 2015, 1 अप्रैल 2015 को आई थी आपके वन स्टॉप सेंटर स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम, नेक्स्ट है आपके वुमेन हेल्पलाइन स्कीम। ये वुमेन हेल्पलाइन स्कीम है, ये भी 2015 में आई थी। मतलब वुमेन से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्पलाइन चाहिए तो उससे रिलेटेड ये हेल्पलाइन स्कीम थी। देन है आपके वर्किंग विमेन हॉस्टल, जो महिलाएं कार्यरत है, कहीं बाहर जाके काम करती हैं, तो उनके लिए हॉस्टल की सुविधा प्रदान करना, वो स्कीम आई थी वर्किंग वुमेन हॉस्टल 1972 टू 73 में, 1972 से 73 में आई थी। और ये वर्किंग विमेन्स, मतलब जो लड़कियां मान लीजिए अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में जा रही हैं, तो इजीली सरकार के द्वारा उनको क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मतलब वो सुरक्षित है, वहां पर आराम से रह सकती हैं, और जरूरी नहीं है कि वो कहीं पर कमरा लेकर के रहें या कहीं पर किराए में कमरा लेकर के रहें। तो ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स उसके लिए काम करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके
निर्भया आई थी स्टूडेंट 2012 में, जब वो केस हो गया था निर्भया वाला, तब ये जो है आई थी। और इसका जो मेन मोटो है वो ये है कि अगर किसी महिला के साथ पहले तो क्राइम को रोकना, कोई क्राइम हो रहा है तो उसको रोका जा सके, हर संभव कोशिश हो कि उसके साथ कोई क्राइम ना होने पाए, और अगर हो भी गया है तो उसकी आइडेंटिटी को ध्यान रखना। और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई महिला है, मान लीजिए जिसके संग कुछ भी गलत हो गया है, तो उसकी आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए, ठीक है। उसके परिवार को भी कष्ट होता है और पूरे समाज में उसका तमाशा बन जाता है उस लड़की का, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ये स्कीम स्पेशली बनाई गई है, निर्भया इसका नाम है। 2012 में ये स्कीम आई थी और इसका मेन उद्देश्य है कि मतलब कोई भी क्राइम किसी भी तरीके का महिला के साथ ना होने पाए। नेक्स्ट है आपके महिला है हाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2016 में स्कीम आई थी आपके, महिला है हाथ, ठीक है। 2016 में ये स्कीम आपकी आई थी, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। महिला है हाथ को, महिला है हाथ जो है आपके, ये फैसिलिटेट करता है एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन फॉर विमेन। मतलब महिलाएं जो हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे वाली हैं, तो वो घर में रह करके क्या कर सकती हैं, अपने लिए एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज को जनरेट कर सकती हैं। हु इज एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हु इज एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर वो होते हैं स्टूडेंट जो कुछ इनोवेट करते हैं, कुछ मतलब नया सोचते हैं। लाइक जैसे आपके रतन टाटा, वो एंटरप्रेन्योर हैं। वो आपके सामने एक नैनो कार का एक वो लेकर आए थे, विजन लेकर के आए थे। वो इनका बिल्कुल न्यू मोटो था, इनोवेशन था वो उनका, कि 1 लाख रुपए में गाड़ी प्रोवाइड करना। तो वो एंटरप्रेन्योर हैं आपके, महिंद्रा एंटरप्रेन्योर है। मतलब एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है जो कुछ नया सोचते हैं, इनोवेटर होते हैं, वो कुछ नया आपके सामने क्रिएट करते हैं, ठीक है। रिस्क बियरर कैपेसिटी होती है उसके अंदर, मतलब वो रिस्क को बियर करते हैं। रतन टाटा जी के सामने रिस्क था कि उनका जो है ये जो प्रोडक्ट है जो वो ला रहे हैं मार्केट में, लॉन्च कर रहे हैं नैनो कार, वो फेल भी हो सकता है और सक्सेस भी हो सकता है। तो वो रिस्क को बियर कर रहे थे, उन्हें फर्क नहीं था, वो जानते थे कि ये फेल भी हो सकता है, ये आगे चल भी सकता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो टू फैसिलिटेट एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज ऑनलाइन फॉर वुमेन, मतलब वुमेन्स को ऑनलाइन ऐसी अपॉर्चुनिटीज देना, एंड to educate women on various aspects of online selling and helpline then establish their venture। जैसे आप सबसे बड़ी एग्जांपल ले सकते हैं अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का। हमारे जो ये बड़ी सिटीज़ होती हैं, लाइक आपके चेन्नई है, चंडीगढ़ है, आपके नोएडा है, ये मतलब दिल्ली है, मुंबई है, ये ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर आप घर पे बैठ के, ऐसा नहीं कि इन्हीं सिटीज़ में कर सकते हैं, आप कहीं भी रह करके कर सकते हैं। ये महिला है हाथ स्पेशली इसीलिए स्कीम आया था कि फीमेल्स हैं, जैसे मान लीजिए किसी को बुनाई का बहुत अच्छा उनका है, तो वो अपना ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, है ना, अपना वेंचर खुद के लिए क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो ये मतलब फीमेल्स को आई थिंक कुछ फिनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं कि कैसे आप अपना वेंचर, कैसे आप अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो किसी का अचार पापड़ का बिजनेस है तो वो कर सकता है, किसी का ड्राइंग का है तो वो कर सकता है। तो आप ये मेरी बात समझ रहे होंगे जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ। कुछ लोग घर में सब्जियां उगाती हैं फीमेल्स, फिर उनको बेचती हैं, तो अपने लिए क्या करती हैं, वो एक अपने लिए इनकम जनरेट करती हैं। तो ये महिला है हाथ स्कीम यही थी। और वो क्या बनती हैं, वो इनोवेटर हैं, वो एक एंटरप्रेन्योरशिप अपने लिए जनरेट कर सकती हैं, वो एक बढ़िया एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज अपने लिए डेवलप कर सकती हैं। तो ये महिला है हाथ स्कीम थी, 2016 में आपके आई थी। देन आपके है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये भी आपके 1 मई 2016 में आया था। इस उज्ज्वला योजना के तहत जो है महिलाओं को क्या दिए गए थे, ग्रामीण महिलाओं को क्या दिए गए थे, सिलेंडर्स दिए गए थे। क्या दिए गए थे, एलपीजी कनेक्शंस दिए गए थे। तो ये एलपीजी कनेक्शन वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जो आपकी 1 मई 2016 में आई थी। एंड द लास्ट वन इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये योजना है जिसकी हमने पहले बात करी थी, ये वाली योजना। मैं इसका आपको लोगो दिखाती हूँ, ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। ये योजना ये वाली है, ये आपके 2017 में ये योजना आई थी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। देश में गर्भवती महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य और देखभाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मातृत्व वंदना योजना PMMVY, इसको क्या बोलते हैं, PMMVY, ठीक है, की शुरुआत की गई
1 जनवरी 2017 को योजना को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया और महिला और बाल विकास द्वारा इसका संचालन किया गया। अच्छा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही तो काम करता है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी, महिला के लिए तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही काम करता है ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो ये इसमें काम करता है। तो ये थी आपके प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि आपकी आई 2017 में। इसको आप PMMVY बोलते हैं और ये गर्भवती महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य और उनके देखभाल की बात करता है। क्लियर है स्टूडेंट? सबको क्लियर हो गई योजनाएं? तो मैंने आपको 24 योजनाएं बताई। मैंने आपको, अरे एक और रह गई है, सॉरी, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, ये जो है ये भी बहुत अच्छी स्कीम है महिलाओं के लिए, महिला पुलिस वॉलंटियर्स। MPV जो है ये सर्व करता है एज अ पब्लिक पुलिस इंटरफेस इन ऑर्डर टू फाइट क्राइम अगेंस्ट वुमेन। मतलब महिलाओं से संबंधित अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसके लिए ये काम करती हैं। The board mandate of MPV is to report incidents of violence against women such as domestic violence, child marriage, dowry harassment, violence faced बाय वुमेन इन पब्लिक स्पेसेस। मतलब किसी भी महिला के साथ अगर उसका कहीं भी पब्लिक प्लेस में उसके संग कोई गलत दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके संग घरेलू हिंसा हो रही है, डारी की अगर वो शिकार है, मतलब दहेज की शिकार है, बाल विवाह की शिकार है, तो ये जो वॉलंटियर्स हैं, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, ये उसके लिए काम करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये भी एक आपके मतलब अच्छी योजना है महिला पुलिस वॉलंटियर्स। तो हमने 25 योजनाओं के बारे में पढ़ लिया है स्टूडेंट। एंड हमने जो है आपके कितने अधिनियम के बारे में पढ़ा? आई थिंक 7 या 8 अधिनियम के बारे में पढ़ा, 10 अधिनियम के बारे में पढ़ा। और आई थिंक मैंने आपको 7 या 10 धाराएं बता दी, आर्टिकल्स बता दिए। तो हमने 10 अधिनियम मतलब 10 कानून के बारे में जाना जो कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। इसके अलावा हमने 10 धाराओं के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में जाना जो कि स्पेशली बात करती हैं फीमेल्स को। हमारा संविधान बात करता है, किसकी बात करता है? फीमेल्स को सेम और इक्वालिटी की बात करता है, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है। इसके अलावा कौन कौन सी योजनाएं हैं, कौन कौन सी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ हैं जो हमारे देश में कार्यरत है महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मेरी इतनी मेहनत आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड इसका PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लर्निंग विद दिव्या से आप सर्च कर सकते हैं। हालांकि मैंने मेरे कम्युनिटी टैब पर उसका लिंक शेयर किया हुआ है, आप डायरेक्टली वहां से मिल सकते हैं। और ऑलवेज सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट, ऑलवेज सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। और आप सब में वो क्षमता है कि आप अपने आप को क्या कर सकते हैं? सशक्त बना सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।